नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 55। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 54 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके 55 के 55 वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 55 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों देखिए, मानव में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, पाचन से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिसंचरण से। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि मानव में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। अब देखिए, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न। आप वृक्क खेलो, आप गुर्दे खेलो या आप किडनी खेलो, एक ही बात है। ठीक है? अरे क्या, देखिए, वृक्क, गुर्दे, किडनी, एक ही बात है। अब देखो, आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जो मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए, वृक्क, गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार ये आ सकता है कि बताइए वृक्क, गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, आप क्या बताने वाले हो? नेफ्रॉन। अरे क्या बताने वाले हो? नेफ्रॉन। मेरे सभी प्यारे भाई फौजियों को याद रखना है कि गुर्दे की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखिए, अब बात करते हैं वृक्क। सर, वृक्क, गुर्दे या किडनी कितनी होती है? तो ये एक जोड़ी होती है। तो टोटल संख्या में कितनी हो जाएगी रे? 2 हो जाएगी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के वृक्क, गुर्दे या किडनी खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अरे क्या किया जाता है? डायलिसिस। तो काफी बार पूछा जाता है कि बताइए डायलिसिस रोग का या डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध किस अंग से है? तो क्या बताओगे? वृक्क, गुर्दे या किडनी। ठीक है, और ये भी याद रखना है, वृक्क, गुर्दे या किडनी का कार्य होता है मूत्र को छानना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो डायलिसिस, जिन व्यक्तियों के वृक्क, गुर्दे या किडनी खराब हो जाती है तो दोस्तों उनका डायलिसिस होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डायलिसिस रोग का संबंध किससे? वृक्क, गुर्दे या किडनी से, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या सेकंड है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन देखते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम। तो देखिए, मुकुलन द्वारा जनन होता है, किसमें होता है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट बात है, हाइड्रा के अंदर। अब देखो क्या, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है। अरे क्या, ये हाइड्रा है। ठीक है, अब मुकुलन का मतलब होता है, मुकुल का मतलब होता है कलिका। अरे मुकुल का मतलब होता है कलिका, मतलब इसमें कलिका का निर्माण होता है। अब मान लीजिए ये जैसे ये जनक हाइड्रा है। ठीक है, इसमें कलिका का निर्माण हो गया। लो जी, अब ये क्या हो गया? हाँ जी, ये जो आपका हाइड्रा है, इससे ये कलिका अलग हो जाएगी और वापस पुनः ये एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट बात है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर। एक तो हाइड्रा में होता है और एक ईस्ट में होता है, ये भी याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और ये जो मुकुलन है ये एक अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, याद रखना है, क्या याद रखना है कि हाइड्रा और ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर अमीबा और पैरामीशियम में। तो अमीबा या पैरामीशियम में कौन सी विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, याद रख लेना भाई साहब, काफी इंपोर्टेंट बात है।
सर कैसे? जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, अगर मान लीजिए इसके अंदर जनन होना है तो ये 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। लो जी, बिल्कुल बराबर। तो अमीबा और पैरामेशियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। जबकि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जन्म होता है। किसके द्वारा? बहुखंडन विधि द्वारा जन्म होता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन मैंने बता दिए, दोबारा से रिवीजन लगा देता हूं। मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का साइंस में एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो, हाइड्रा और ईस्ट में किसके द्वारा जनन? मुकुलन के द्वारा जनन। और अमीबा और पैरामेशियम में द्विखंडन विधि द्वारा जनन, और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 3। पर्सन संख्या 3 है, देखो काफी धमाकेदार वाले पर्सन है सारे ही। हाँ जी, आप सभी पर्सनों को लिखें और अपनी कॉपी के अंदर बार बार रिवीजन लगाएं। तो देखिए पर्सन संख्या 3 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन देखते हैं, स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, रोमर और अरस्तु। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और रोमर, ये प्रकाश की चाल की गणना, प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? रोमर वैज्ञानिक ने। होती है ना प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस चाल की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? रोमन ने, याद रखना है। अरस्तु, अरे जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान जिसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पिता या जनक कौन है? अरस्तु साहब हैं, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने हैं दोस्तों, ठीक है। दोबारा रिवीजन और लगा देता हूं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। और प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किसने की? रोमन ने। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है दोस्तों, देखिए रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई? अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा कणों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उस पर किस, जो सोने की पतली पन्नी थी उस पर किसकी बौछार करवाई थी? अल्फा कणों की बौछार कराई थी, ठीक है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी बता देता हूं कि रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को बोला जाता है, हाँ जी, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या बोला जाता है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है ये किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। और आपको यह भी याद रखना है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, इसकी सहायता से जो नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अरे किस प्रयोग की सहायता से? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की, ठीक है। जो आपको याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है, बताइए नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और नाभिक किन कणों से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। काफी इंपोर्टेंट बात है, याद है ना सबको कि नाभिक किन कणों से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सबको याद रखना है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6, पर्सन संख्या 5 सॉरी। पर्सन संख्या 5 पे देखिए, भारी जल का अणुसूत्र है। ऑप्शन देखते हैं, H2O, DO2, D2O और H3O। तो भारी जल का अणुसूत्र कौन सा है बताइए? D2O, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। H2O किसका है? जल का है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, सारे प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है, धमाकेदार वाले पर्सन है, सारे आपको याद रखना है। हाँ जी, पर्सन संख्या 6 है दोस्तों, अम्लीय वर्षा की पीएच होती है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और लवणीय। तो अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होती है? आपको याद रखना चाहिए 5.5 से कम। मतलब कैसी होती है? हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा की पीएच मान होती है 5.5 के आसपास, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय? अम्लीय होती है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं।
ये प्रश्न वही बच्चा कर सकता है जिसको पीएच मान याद है, और सभी मेरे प्यारे भाभी फौजियों को पीएच मान याद करना है, उसका वीडियो अपलोड है पहले से ही, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लिखना है, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा, मैं लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। और अगर आपने सारे अपलोड वीडियो देख लिए पूरे, तो आपको दोस्तों एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो। तो दोस्तों मेरे को पूरा पता है कि क्या आता है और बच्चे किस प्रश्न में किस प्रकार की गलती करके आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का मिक्सर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ईमानदारी से। सभी मेरे प्यारे भाभी फौजी 2 से 3 न्यू स्टूडेंट जोड़ें। अगर आप 2 से 3 स्टूडेंट न्यू जोड़ोगे तो दोस्तों मेरे पास और भी बच्चों का भला होगा, उनको पता लगेगा कि एक अच्छा मैटर क्या होता है। तो आप ये ईमानदारी से अपना काम करें दोस्तों, ठीक है। तो जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिल सके कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, बुझा हुआ चूना होता है। देखो कितने शानदार प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट कि बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। काफी इंपोर्टेंट बात है सर। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO, ठीक है। और इसको बोला जाता है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना। अरे क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 प्रश्न आ गए। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। कैल्शियम सल्फेट जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये आगे बताऊंगा, नेक्स्ट प्रश्न आएगा, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों रासायनिक साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, यहां से भी एक प्रश्न पक्का जाता है, पक्का पूछा जाता है। उसका भी वीडियो अपलोड है पहले से, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रश्न आपके आने वाले हैं वो सारे मैं ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप जच्चा के दबा के लेते रहें और मैं देता रहूंगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, देखो। हाँ जी, प्रश्न संख्या 8 है, सोने व तांबे का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन देखते हैं, देखो Au व Cu, Ca व Au, Au व Co, Au व Ca। हाँ जी, सोने व तांबे का रासायनिक प्रतीक है। देखो सोने का है Au, ठीक है, और तांबे का है Cu। कौन सा मैच खा रहा है भाई, Au व Cu, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। सोने का जो प्रतीक है वो Au होता है और तांबे का जिसे कहा जाता है कॉपर कहा जाता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न और बता देता हूँ। देखिए सोने का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है, ठीक है, याद रख लेना। और सोने का लैटिन नाम होता है ओरम। अरे क्या होता है, ओरम होता है, काफी बार पूछा है। कॉपर, मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में ली गई धातु कौन सी है, कॉपर या तांबा, ठीक है। एक ही बात है, कॉपर या तांबा। ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, हाँ जी, जर्मेनियम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, चालक, अचालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। तो जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, CaOCl2 है, क्या है, बेकिंग सोडा है, डावन सोडा है, जिप्सम है या ब्लीचिंग पाउडर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जो CaOCl2 है, काफी इंपोर्टेंट बात है, इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। CaOCl2 इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो CaOCl2 क्या है, एक ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। धमाकेदार वाला प्रश्न। हाँ जी, दावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबको पता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। खाने का सोडा या जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा एक ही बात है।
जिप्सम का सूत्र क्या होता है, सबको पता है ना जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाँ जी, CaSO4.2H2, CaSO4.2H2, ठीक है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। सारे सूत्र याद करने हैं भाई। दावन सोडे का Na2CO3.10H2O, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 जिसे विरंजक चून भी कहा जाता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोला जाता है। जैसे लाल दवा KMNO4, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है KMNO4, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक सूत्र आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, देखिए, दो युग्मकों का संयोजन कहलाता है जनन, निषेचन, परिवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक तो आपने सुना होगा नर युग्मक, अरे क्या सुना होगा, नर युग्मक मेल गेमिट, और एक सुना होगा मादा युग्मक, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है, नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु, अरे क्या होते हैं, शुक्राणु, जो किसमें बनते हैं, नर में, पुरुष में, आप में बनते हैं। और मादा युग्मक किसमें बनते हैं, अंडाणु, हाँ जी, मादा युग्मक कौन सा होता है, अंडाणु, और ये किसमें बनता है, महिला में बनता है, मादा में बनता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, शुक्राणु क्या है, एक गतिशील संरचना है, और जो अंडाणु है वो क्या है, एक अगतिशील संरचना है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है, क्या कि देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक, इनको युग्मक बोला जाता है। नर युग्मक कौन सा, शुक्राणु, जो किसमें बनते हैं, नर में, मेल में, पुरुष में, और मादा युग्मक अंडाणु, जो किसमें बनते हैं, मादा में, महिला में, लड़की में, और शुक्राणु गतिशील संरचना, और जो अंडाणु है वो है अगतिशील संरचना। और ये भी याद रखना है, जो शुक्राणु होता है उसकी संरचना ऐसी होती है, लो जी, ठीक है। हाँ जी, आपको दिखेगी नहीं, आप चाहे कुछ भी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो दिखेगी नहीं आपको, ये बहुत काफी महीन होती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखती है। ऐसे तो माहौल बना दोगे चारों तरफ शुक्राणु का ही, पूंछ पकड़ पकड़ के भागेंगे, लो शुक्राणु, लो हो गए ना भाई, लाला या कुंडी गए। अंडाणु बिल्कुल गोल होता है दोस्तों, ठीक है, लो जी। अरे इन दोनों का मिलन, आपस में मिलन होना, इनके ठंड होना, यही क्या कहलाता है, शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन होना ही निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना है, क्या कहलाता है, शुक्राणु और अंडाणु मतलब दो युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक है। तो ये दो युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, सर ये मिलते कहाँ हैं, ये भी याद रखना है। तो लाला ये भी बता देता हूं मैं, मिलते कहाँ हैं। हाँ जी, देखिए मिलते कहाँ हैं, बिल्कुल माहौल के साथ समझिए सारे प्रश्नों को। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ईमानदारी से, तो आप 1 और 2 न्यू स्टूडेंट को, प्रत्येक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है वो 1-2 न्यू स्टूडेंट को भी जोड़े, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब देखो इनका मिलन कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए ये मैं मादा जनन तंत्र का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि कहीं का माहौल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा ये डायग्राम देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। ये होता है अंडाशय, 2 अंडाशय होता है, और ये जो आप नलिकाएं देख रहे हो, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ये गर्भाशय होता है, और यहाँ ये योनि होती है, ठीक है। यहाँ से शुक्राणु जाते हैं माहौल के साथ, और यहाँ अंडाशय से अंडा मुक्त होता है, लो जी यहाँ से। अब देखो क्या, ये दोनों, जैसे ये शुक्राणु चला गया यहाँ से और अंडाणु यहाँ चला गया, तो दोनों का मिलन यहाँ होगा। और ये जो संरचना है, ये ट्यूब जैसी, इनको बोला जाता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब। अरे क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब, या जिनको बोला जाता है अंडवाहिनी। अरे क्या बोला जाता है, अंडवाहिनी। तो देखो शुक्राणु और अंडाणु का, हाँ जी, मिलन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मानव मादा का निषेचन स्थल कौन है, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी महिला को बच्चा नहीं चाहिए कि भाई साहब मेरे को नहीं चाहिए, तो उसको नसबंदी कराते हैं। तो नसबंदी में क्या करते हैं, ये जो फैलोपियन नलिका है ना, दोनों इनको काट के बांध जाते हैं, लो जी यहाँ से काट कर बांध देते हैं। अब यहाँ से चाहे दबा के शुक्राणु छोड़िए, कोई भी छोड़ो, चाहे जिसमें जितना स्टेमिना लगाओ, हाँ जी। लेकिन यहाँ भाई साहब दरवाजा बंद है, और यहाँ से अंडा भी आ जाएगा, दोनों दरवाजा बंद, दोनों का मिलन नहीं होगा तो ठंड नहीं होगी तो संतति पैदा कहाँ से होगी, ठीक है। तो जो महिला नसबंदी होती है उसको मेडिकल साइंस में बोला जाता है ट्यूबेक्टोटोमी। अरे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोटोमी, याद रखना है, ट्यूब से ट्यूबेक्टोटोमी। और मानव मादा के अंदर जो निषेचन स्थल होता है वो फैलोपियन या अंडवाहिनी। देखो मानव मादा में 2 अंडाशय, 2 फैलोपियन नलिका होती है, एक ये गर्भाशय और एक योनि पाई जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट, और मानव होता है उसके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन अगर मादा शरीर के अंदर हो तो उसको आंतरिक निषेचन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, लो जी समझा दिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। देखिए हाँ जी, प्रश्न संख्या 12 है, धमाकेदार वाले प्रश्न है, सभी प्रश्नों को समझना है और याद करना है, ठीक है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन, टिन, जर्मेनियम और हीलियम। तो देखो उपधातु की एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी? बोले, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है। उपधातु बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ट्रिक याद रखना है। बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब। क्या बताई रहे ट्रिक? बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब। देखिए बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन, ठीक है, जर्मेनियम जी और एंटीमनी एस बी। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न। क्या? बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब। बोरोन, एस आई सिलिकॉन, एस का मतलब आर्सेनिक, टी का मतलब टेलुरियम, एस्टेटिन एटी, जर्मेनियम जी और एंटीमनी एस बी, ये सारी उपधातु हैं। कितनी है बताओ? 3 और 3 6 1 7। तो उपधातुओं की कुल संख्या होती है 7, ठीक है। इनमें से निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? देखो कार्बन नहीं है, नहीं आ रहा ना, टिन भी नहीं आ रहा, जर्मेनियम आ रहा है लेकिन हीलियम नहीं आ रहा, तो उनमें से कौन सा एक उपधातु है? जर्मेनियम। याद रखने दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कभी कभार तो ये पूछा जाता है, बताओ एंटीमनी का प्रतीक बताओ, तो क्या बताओगे? एसबी, और जर्मेनियम का जी, एस्टेटिन का एटी। तो ये याद रखने दोस्तों। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा देखें, बार बार देखें, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 है, मानव शरीर का नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। ऑप्शन देखते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, एमिनोमल। तो मानव शरीर का नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है दोस्तों? यूरिया। काफी इंपोर्टेंट बात है, मानव शरीर का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? यूरिया, ठीक है। इसलिए मनुष्य को बोला जाता है यूरियोटेलिक। अरे क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक। काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं या जिन जीवों का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद यूरिक अम्ल होता है, उनको बोला जाता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये किसका होता है यूरिक अम्ल? जैसे पक्षी हो गए, कीट हो गए, उनका जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है यूरिक अम्ल, उनको बोला जाता है यूरिकोटेलिक। अमोनिया, अमोनिया जिनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है उनको बोला जाता है अमोनियोटेलिक। अरे क्या बोला जाता है? अमोनियोटेलिक, ठीक है। जितने भी जलीय जीव हैं, ठीक है, उनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? अमोनिया। और यह सबसे जहरीला होता है, यह सबसे जहरीला होता है। इसके बाद में ये, और सबसे कम जहरीला यूरिक अम्ल। और जिन जीवों का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद एमिनोमल होता है उनको बोला जाता है एमिनोटेलिक। क्या बोला जाता है रे? एमिनोटेलिक, ठीक है। और जो घेंगा होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है वो एमिनोमल होता है, घेंगा, ठीक है। तो सारे प्रश्न याद रखने क्या कि जिनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद अमोनिया होता है उनको बोला जाता है अमोनियोटेलिक, और जिनका यूरिया होता है उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक, और जिनका यूरिक अम्ल होता है उनको बोला जाता है यूरिकोटेलिक। और यूरिक अम्ल किनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है? पक्षी और कीटों का। यूरिया किनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है? मनुष्य का। अमोनिया किसका होता है? जितने भी जलीय जीव है उनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? अमोनिया। और जिनका एमिनोमल नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है उनके एग्जाम्पल है घेंगा। सारे प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, हाँ जी, प्रश्न संख्या 14 है, शुद्ध जल, शुद्ध जल उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, शुद्ध जल किसका उदाहरण है? हाँ जी, चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो शुद्ध जल किसका उदाहरण है? काफी इंपोर्टेंट बात है। शुद्ध जल जिसे अशुद्ध जल कहा जाता है, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। सारे प्रश्न याद रखने। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, देखिए, हाँ जी, भार एक राशि है, भार एक राशि है, ठीक है। भार एक राशि है, सदिश, अदिश, सदिश व अदिश
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भार एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि एक द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, याद रखना है भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर रहता है। भार एक सदिश राशि है जबकि द्रव्यमान कौन सी है, एक अदिश राशि है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 55। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस के पिछले 54 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों एक अलग से प्ले लिस्ट जब आप खोलोगे तो उस पर आपको अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 55 टेस्ट के वीडियो की। इन सभी प्रश्नों को देखें दोस्तों, साइंस में इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सारे मेरे प्यारे भावी फौजी, बहुत सारे बच्चे कमेंट करने में कंजूसी कर जाते हैं भाई, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 15 में से कितने % सही हुए, जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रही है, जो मैं बच्चों को क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले कि आपके 15 में से कितने % सही है। और दोस्तों अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगे दिल से तो आप 1 और 2 न्यू स्टूडेंट को प्रत्येक बच्चा और जोड़ें, जिससे मैं अधिक से अधिक बच्चों को एक सही मटेरियल दे सकूं, अच्छा स्टडी मटेरियल दे सकूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठोक दो, पेल दो कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। साइंस का एक भी % मैं गलत नहीं होने दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।